नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करते हैं बीपीएससी मेंस की तैयारी हेतु मार्गदर्शन सीरीज के दूसरे भाग में सामान्य अध्ययन पत्र 2 यानी जीएस पेपर 2 के अंतर्गत पहला सेगमेंट भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी सिस्टम से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्गदर्शन सीरीज का जो पहला भाग था हमारा, उसमें जीएस पेपर 1 अर्थात सामान्य अध्ययन पत्र 1 का पहला सेगमेंट इतिहास, कला एवं संस्कृति अर्थात हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इससे विद्यार्थियों को काफी लाभ हुआ। इसी को देखते हुए मार्गदर्शन सीरीज के दूसरे भाग में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि आप जानते हैं कि जीएस पेपर 2 का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वह उसका सेगमेंट या सेक्शन 1 कहिए, जिसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, संविधान और गुड गवर्नेंस इत्यादि से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर हम प्रश्नों की प्रवृत्ति पर गौर करें तो पिछले 2-3 बीपीएससी से काफी सारे चेंजेज आए हैं और दिनों दिन परीक्षा की जो कठिनता का स्तर है वो अधिक होता चला गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको एक कार्य योजना बनानी होगी और उस कार्य योजना के अंतर्गत सभी सेक्शन के जो भी जीएस पेपर 1 पेपर 2 के 6 सेक्शन है, सबकी अलग अलग रणनीति के तहत उसको तैयारी करना पड़ेगा। और आपको कार्य योजना बनाने में हम थोड़ी सी मदद करते हैं कि पिछले जो भी 20-25 वर्षों में बीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की प्रकृति को देखते हुए, उसका ट्रेंड एनालिसिस करते हुए हमने यह तय किया कि पॉलिटी के किस किस चैप्टर से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और विद्यार्थियों को एटलीस्ट कितना पढ़ना पड़ेगा ताकि सभी प्रश्न को अच्छे से टेकअप किया जा सके। तो आइए सबसे पहले हमने जो सिलेबस बनाया है, क्योंकि बीपीएससी का जो सिलेबस होता है वो मोटे तौर पर लिखा हुआ रहता है, काफी चैप्टर वाइज डिटेल सिलेबस नहीं है। यही कारण है कि विद्यार्थी सिलेबस को पढ़कर ये अंदाजा नहीं लगा पाता है कि इनका कहाँ तक व्यापकता है और क्या इसका कार्य क्षेत्र है। तो अगर हम प्रश्नों को गौर करें और उसका अगर ट्रेंड एनालिसिस करें तो हमें पता चल जाता है कि इस खंड के अंतर्गत या किसी भी खंड के अंतर्गत बीपीएससी कहाँ-कहाँ से सवाल पूछती है। तो आइए हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले बीपीएससी में और हाल के दिनों में और क्या उसमें परिवर्तन आए हैं, उसको देखते हुए हमने एक सिलेबस यानी चैप्टर का एक संग्रह तैयार किया है और हम यह देखते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले हम सिलेबस की ओर चलते हैं। तो ये मार्गदर्शन सीरीज का जो दूसरा भाग है, सिलेबस फॉर बीपीएससी मेंस, और ये भारतीय राज्य व्यवस्था का आप जो सेगमेंट देख रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, जैसा कि मैंने बताया कि जीएस पेपर 2 के अंतर्गत ये पहला सेक्शन है। पहला सेक्शन में हम इसको देखेंगे कि क्या प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहले हम सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस इसका इस प्रकार से है कि भारतीय राज्य व्यवस्था को हमने कुल मिला के ये आपके 10 चैप्टर में बांटे हैं। हमने 10 चैप्टर में इसको बांटा गया है, तो इसको आप देख लीजिए। ये 10 चैप्टर आपको पढ़ना है, यानी 10 भाग में बांटकर आप पढ़ सकते हैं। तो उसके संबंध में हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सेगमेंट होता है यह काफी महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है बीपीएससी के लिए, क्योंकि यह जीएस पेपर का पहला सेगमेंट होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी सिस्टम, और ये 114 अंकों का होता है। बीपीएससी मेंस में जो सवाल पूछे जाते हैं वो 114 अंकों के पूछे जाते हैं। तो 114 अंकों में कितना प्रश्न लिखना है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत आपको भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ना है कि किन परिस्थितियों में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। पृष्ठभूमि को भी देख लेना है, क्योंकि आजकल के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जो पहला प्रश्न होगा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो पहला प्रश्न जो होगा तो उसके अंतर्गत 4-5 प्रश्न रहेंगे, छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे, लेकिन
प्रश्न भले छोटे रहेंगे लेकिन उसमें पूछे जाने वाली जो सूचना रहेगा, जो आपकी समझ रहेगी, वो काफी विस्तार भरा हुआ होगा और उसी को शॉर्ट में आपको प्रस्तुत करना है। तो उसके लिहाज से हमें एक डिटेल सिलेबस की जरूरत पड़ती है, जिसके अंतर्गत हम देखिए तो भारतीय संविधान का निर्माण को पढ़ेंगे, उसकी पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे, किन परिस्थितियों में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान सभा किस प्रकार से बनी थी और भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद फिर किस प्रकार से मेंबर्स चेंज हुए थे। तो एक तरह से पूरी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसके अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, और यह निर्माण ना सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा हुआ, बल्कि इससे पूर्व भी अंग्रेजों द्वारा जो भी संवैधानिक सुधार का प्रयास किया गया, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक हो, बीच में 1909 का अधिनियम पार्लियामेंटो सुधार हो, या 1919 का अधिनियम माउंटफोर्ट सुधार हो, या 1935 का अधिनियम, सारा जो है भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान है, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, यानी क्या साइलेंट फीचर क्या है, और उसकी प्रकृति क्या है, यानी नेचर क्या है। तो ये दोनों चीज का से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, या एक क्वेश्चन हो गया, तो इसको हमें देखना है। और संविधान संशोधन, पहले भाग में हम इतने सारी चीजों को हम जानेंगे जो बेसिकली संविधान से जुड़ा हुआ होगा, तो संविधान को देखेंगे। दूसरा है, दूसरे भाग में अगर हम देखें तो संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, तो उसको देखेंगे, और जो प्रस्तावना से संबंधित जो विभिन्न वाद हुआ था, यानी विवाद था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, तो इस संबंध में जो वाद हुए हैं तो उसको भी हम लोग देखेंगे, एक नजर रखेंगे, और काफी डीप स्टडी करेंगे, ताकि इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो हम, चाहे वो लॉन्ग वर्जन में हो या शॉर्ट वर्जन में हो, हम अच्छी तरीके से जवाब दे सके। फिर उसी प्रकार संविधान की मूल ढांचा, तो मूल ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, तो उससे संबंधित हर बार सवाल पूछा जा रहा है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, हर बार बीपीएससी इससे सवाल पूछ दे रही है, तो इसको हमें देख लेना है। ठीक है। तीसरे भाग में आइए तो हमें नागरिकता से संबंधित सवाल, क्योंकि संविधान का अगर तीसरा भाग देखें तो नागरिकता ही है, तो नागरिकता से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। देश में हमेशा माहौल गर्म रहता है, पिछले 5-7 सालों के इतिहास पर हम अगर गौर करें तो सीएए, ठीक है, या एनआरसी हो या एनपीआर हो, ठीक है, तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो, या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हो गया, या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो गया, इससे संबंधित काफी विवाद रहा है। आपने शाहीन बाग का आंदोलन देखा होगा, तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। उसी से एकदम बिल्कुल ही वर्निंग इशू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता, तो यहाँ से भी सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो ये जो शुरुआती 3 चैप्टर हैं, तो इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, और अगर इसको हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया तो बीपीएससी द्वारा जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इस सेगमेंट के अंतर्गत, जिसमें 4-5 लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, उसको अच्छी तरीके से कवर अप किया जा सकता है। ठीक है। अब आइए चौथे भाग में, संविधान का जो चौथा भाग है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसको पूरा देख लेंगे। और उसके साथ ही इससे जुड़ा हुआ एक और है संविधान के भाग 4 में, यानी ये तो 12 से 35 हो गया, और ये 36 से 51, तो इसको हम दोनों को देख लेंगे, यानी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम देख लेंगे, उससे जुड़े हुए सारे सवाल भी देख लेंगे। और उससे फिर जो है आप मौलिक कर्तव्य को जो फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ा हुआ था 51 क में, इसको भी देख लेंगे। तीनों सेगमेंट को खूब अच्छी तरीके से देख लेंगे, और इसके सब पॉइंट में जैसे निजता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने की स्वतंत्रता, या धर्मनिरपेक्षता, या आरक्षण का मुद्दा हमेशा गर्म रहता है, तो ये सब सारा जो है ना मौलिक अधिकार है, इसके अंतर्गत हमें इन सब चीजों को देख लेना है। डीपीएसपी कैसे देश में लागू किया गया है स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक, तो कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इनको हम लोग देखेंगे। चूंकि इनसे संबंधित कलेक्शन भी बनाना होता है, हमने अच्छी तरीके से कलेक्शन भी बनाया है, आने वाले समय में हम इस पर जो है क्लास अलग से लेंगे। ठीक है। फिर उसी प्रकार अगर 5वें सेगमेंट के बारे में देखें तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में हमें पढ़ना है कि राष्ट्रपति का किस प्रकार चुनाव होता है, इसको थोड़ा देख लेंगे। राष्ट्रपति के क्या अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं, फिर इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं, राष्ट्रपति के पास बहुत सारा पावर होता है। तो वास्तव में हम जांच करेंगे कि क्या पावर है राष्ट्रपति के पास, तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे।
और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रावधान है उसको हम लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इससे जुड़ा हुआ फिर हम संसद को देख लेंगे। संसद, ठीक है, फिर राज्यसभा चूंकि काफी विवादों में रहता है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वानों का तर्क होता है कि राज्यसभा होना नहीं चाहिए क्योंकि उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, राज्यसभा ऐसी स्थिति में, क्योंकि लोकसभा तो कभी कभी भंग हो जाया करती है या हर 5 साल के बाद लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, ऐसे में संसद को चलाए रखने के लिए राज्यसभा की बहुत, निरंतरता के लिए राज्यसभा के लिए बहुत भूमिका होती है। तो संसद के जो भी 2 भाग हैं, ठीक है, वैसे तो संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति को इसमें सम्मिलित किया जाता है, लेकिन संसद में लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा से सवाल पूछा जाता है, इसको हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद हमारे संविधान में जो संसदीय संप्रभुता है, इससे भी सवाल हम लोग देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि न्यायिक जो जुडिशियल सुपरमैसी है, ठीक है, तो वो और संसदीय संप्रभुता, ये दोनों के बीच जो है ना टकराव की स्थिति को देखा जाता है, तो उसके बीच में सवाल या इससे तुलनात्मक सवाल पूछा जाता है। तो न्यायिक सर्वोच्चता वर्सेज संसदीय संप्रभुता, तो इसको हमें देखना है। तो चलिए, ये 5 चैप्टर आपका हो गया राज्य व्यवस्था, जिसको देखना है, यहां से सवाल आएंगे। अब आइए छठे चैप्टर में। छठे चैप्टर में आप क्या देखते हैं? न्यायपालिका को देखते हैं, यानी जुडिशियरी। तो जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देख ही लेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसको तो देख ही लेंगे, है ना, किस प्रकार की गठन, इसकी क्या गठन है, इसकी क्या शक्तियां हैं, इसको देख लेंगे। इसके साथ साथ हम लोग न्यायिक सुधार देखेंगे, यानी जुडिशियल रिफॉर्म। इसकी काफी जरूरत है, महसूस किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 1900 ये जो 99वां संविधान संशोधन था, उसके अंतर्गत ये जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए प्रयास किया गया था, और इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जुडिशियल रिव्यू कर दिया, इसके कारण लागू नहीं हो पाया। तो जिस तरह से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा है, या कॉलेजियम जो सिस्टम है, कॉलेजियम में से जज ही जज को चुनते हैं, तो इन सब चीजों से कॉलेजियम से भी सवाल पूछा जाता है। तो कॉलेजियम से संबंधित जो भी चीजें हैं, वो सब सारा न्यायिक सुधार के अंतर्गत आता है। तो आपको न्यायिक सुधार ये पढ़ना है, जुडिशियल रिफॉर्म्स। इसके अतिरिक्त है न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायालय को जो रिव्यू करने का पावर है, किसी भी कानून के संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रिव्यू कर सकता है, यानी पुनर्विलोकन कर सकता है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये सवाल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और यहाँ से सवाल हमेशा बीपीएससी पूछती है। ठीक है, और उसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा आता है न्यायिक सक्रियता, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म। तो एक्टिविज्म से भी सवाल आता है। तो ये 3 चैप्टर को तो अच्छी तरीके से देख लेना है, समझ लेना है कि क्या ये तीनों का टर्म का मतलब क्या है, और किन परिस्थितियों में लागू होता है, और क्या इसका महत्व है। छठा हो गया। फिर 7वां आप सेंटर स्टेट रिलेशन को ले लीजिए, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, और अलग अलग स्वरूप में कई बार सवाल पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। हम जानते हैं कि केंद्र और राज्य में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। पहला संबंध जो होता है विधायी संबंध होता है, दूसरा जो कि कार्यकारी संबंध होते हैं, और तीसरा वित्तीय संबंध होते हैं। ये तीनों ही काफी महत्वपूर्ण संबंध है, तो इसको हम लोग देखेंगे। और केंद्र और राज्य के बीच जो टकराव की स्थिति है, उन बिंदुओं को देखेंगे। टकराव की स्थिति में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आ जाता है राज्यपाल का, क्योंकि राज्यपाल केंद्र का एजेंट के रूप में काम करता है, और राज्यपाल को लेकर हमेशा केंद्र और राज्य के बीच झगड़े होते रहते हैं। तो राज्यपाल आखिर कैसे विवाद, राज्यपाल का पद कैसे विवाद में आ गया है, क्यों विवादित हमेशा रहता है, इसके बारे में हमें जानना है। इसके इतिहास को भी जानना है, और इसके प्रोविजंस को भी जानना है, और विवाद के मुद्दे को भी सुलझाना है कि किस प्रकार से। तो समय समय पर कई सारे कमीशंस हुए हैं, जैसे कि सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने राज्यपाल के संबंध में कई सारे सुझाव दिए थे, मदन मोहन कुंची आयोग ने सुझाव दिए थे। तो इन सभी को लेकर जो राज्यपाल से कैसे राज्य के संबंध मधुर हो सकते हैं, तो इसके लिए आपका क्या सुझाव होगा। तो सरकारिया आयोग की रिपोर्ट और जो भी केंद्र और राज्य के संबंधों को सुधारने के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं, या जो रिपोर्ट है, उसको आपको जानना जरूरी है, और इनको पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों को उत्तर आप काफी अच्छी तरीके से दे सकेंगे। फिर आइए 8वां चैप्टर के रूप में हम बिहार के मुख्यमंत्री, या यूं कहें कि बिहार के सरकार की उपलब्धियों को हम पढ़ेंगे।
तो यहाँ से भी कई प्रकार, चूंकि वर्तमान में बिहार की सरकार की कई उपलब्धियां हैं, जैसे कि आप सात निश्चय को ले लीजिए, या महिलाओं के संबंध में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, या फिर महिलाओं से जुड़ा हुआ जो भी फैसले लिए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। सुशासन के संबंध में जो मुख्यमंत्री या बिहार सरकार का प्रगति है, उन सब चीजों को हम देखेंगे। उसी उसी तरह से बिहार से, अगर बिहार में हम चले आए तो बिहार से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा रहता है बिहार में जाति की राजनीति। ठीक है, बिहार की राजनीति में जाति एक काफी महत्वपूर्ण रोल मतलब अदा करता है, काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कास्ट। तो कास्ट पर जो अ, हमारा अध्ययन है उसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से जाति गोलबंदी बिहार में प्रारंभ हुआ था और किस तरह से बिहार की राजनीति की सूरत और सीरत बदल गई। तो इसको हमें देखना है। तो चलिए, बिहार में जाति की राजनीति, और फिर उसके बाद हम पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे, क्योंकि बिहार गांव का राज्य है और यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की काफी महत्व है और काफी सारे कार्य भी हुए हैं। पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद निचले स्तर तक विकास की योजनाएं पहुंची है। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में काफी भ्रष्टाचार भी है। इन सारे मुद्दों को आपको पढ़ना है कि पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से लागू हुआ था, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या हुआ, कब अब तक जो है पंचायती राज व्यवस्था में किस प्रकार से इसका इतिहास रहा है, कैसे कैसे लागू हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था को क्या अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके बारे में संविधान में क्या स्थिति है, और पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में क्या चुनौतियां हैं, तो इसको भी आपको देखना है। तो पंचायती राज व्यवस्था को आप बढ़िया से पढ़ेंगे। ये जनरली आपको लक्ष्मीकांत वगैरह के बुक में नहीं आएगा, इसको अलग से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पंचायती राज को हम पढ़ेंगे, इसको को अच्छा से पढ़ेंगे। इस पर हमारा क्लास भी ऑलरेडी पहले से है और आगे भी हम इस पर क्लास लेंगे। अब जो 10वां सेक्शन है, 10वां सेक्शन में हम काफी सारे विविध पहलू को रखते हैं और इसमें कुछ कुछ सवाल जो है हमेशा बदल बदल के आते रहते हैं। जैसे चुनाव आयोग, इससे संबंधित भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, फिर राजनीतिक दल से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो चुनाव आयोग और राजनीतिक दल दोनों जुड़े हुए हैं, चूंकि चुनाव कराता है, राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और उसी के कारण जो है ईवीएम का मुद्दा काफी गर्म होता है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो वोट देने की जो मशीन होती है ईवीएम, तो इसके संबंध में काफी लोग उंगली उठा रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है या ईवीएम से चुनाव में धांधली हो सकता है। तो इन मुद्दों पर आपका क्या विचार है, आपका क्या स्टडी है, तो इसको आप पढ़िए, समझिए और उसका विश्लेषण कीजिए ताकि आप एक बेहतर आंसर लिख सके। फिर जो है देश में चुनाव सुधार की जरूरत है, चुनाव में लगातार होता भी रहा है, जैसे कि आपने टीएन सेशन के समय से देखा होगा, उससे संबंधित भी सवाल पूछे गए, चुनाव सुधार। फिर एक देश एक चुनाव, जो अभी मुद्दा गरमाया हुआ है, तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है और एक दो बार मानवाधिकार से संबंधित भी सवाल पूछे गए। तो ये कुल मिला के आपको 10 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन में भारतीय संविधान का निर्माण को देखना है, दूसरे में प्रस्तावना, तीसरे में नागरिकता से संबंधित, चौथे में मौलिक अधिकार, डीपीएसपी मौलिक कर्तव्य उनसे जुड़ा हुआ, 5 में राष्ट्रपति चुनाव, 6 में न्यायपालिका से संबंधित, 7 में केंद्र राज्य से संबंधित और 8 में बिहार सरकार की उपलब्धियां, 9 में पंचायती राज और 10 में कई सारे विविध पहलू हैं। तो यही इतना पॉलिटी का सिलेबस है और इसको अगर पूरा आप कमांड कर लिए तो आप आसानी से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर आपको कुल मिला के 3 प्रश्न लिखने हैं। तो 3 प्रश्न में से आप देखें तो जो 3 भाग इसको हम करते हैं, तो जो पहला भाग रहेगा, तो पहला रहेगा लघु उत्तरी, यानी शॉर्ट प्रश्न लिखना है, लघु। तो लघु में क्या होगा, इसके छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे और वो 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 5 या कभी कभी 4 भी रह सकते हैं, लेकिन जनरली 5 पूछा जाता है। 5 छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका 38 नंबर को आप डिवाइड कर दीजिए 5 भाग में, तो जितना भी होगा 7 × 5 = 35, तो लगभग 7 नंबर से 7.5 नंबर, 7.5 नंबर करके प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे आएगा। ये बहुत चैलेंजिंग इसलिए है कि जहां पर एक ही प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है और यहाँ पर आपको 5 लिखना है। ठीक है, और वहीं अगर दूसरे प्रश्न की बात करें
तो दूसरा प्रश्न, एक ही प्रश्न यहाँ पर लिखना है और यहीं पर आपको 38 नंबर मिल जाता है। और तीसरे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर भी एक प्रश्न लिखना है और यहाँ पर 38 नंबर मिल जाता है। जबकि यहाँ क्या है कि 7.5 7.5 या कुछ थोड़ा बहुत अधिक जोड़ सकते हैं। कुल मिला के यहाँ भी 5 प्रश्न लिखना है और 5 प्रश्न के लिए 38 नंबर मिलते हैं। ये 38 तीनों को अगर गुना करेंगे, 38 तिया तो 114 नंबर का पॉलिटी का सवाल आपको पूछा जाता है और इसको लिखना है। इसमें सबसे चैलेंजिंग है कि इसके लिए आपको रणनीति बनाना होगा। पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, तो ये छोटे-छोटे प्रश्न रहेंगे। कैसे प्रश्न रहेंगे ये आगे हम चर्चा करेंगे, दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसमें क्या आपकी रणनीति रहेगी। और इस प्रकार से पॉलिटी के लिए जो आपको टाइम रहेगा, तो टाइम यूं कहिए कि आपको 22 मिनट का समय रहेगा, यानी 22 मिनट का समय इसको लिखने के लिए मिलेगा। समय वहां कोई बंधन नहीं रहता है, लेकिन चूंकि आप एक प्रश्न के पीछे अधिक समय लगाएंगे तो आगे का प्रश्न छूटेगा। इसलिए आपको इसी दायरे में कैद रखना है कि 22 मिनट में हमको पूरा प्रश्न लिखना है। और 22 मिनट में कितना लिख सकते हैं, तो अधिकतम आप 4 पेज लिख सकते हैं। मेरा जो मानना है, हमने जो लिखा 4 पेज। और अगर कोई बहुत अधिक फास्ट राइटर है तो 5 पेज लिख सकता है, अगर डायग्राम वगैरह बना के या फ्लो चार्ट बनाकर लिख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी आपको 22 मिनट ही मिलेगा इस 5 प्रश्न को लिखने के लिए। तो यानी कहने का मतलब है कि एक प्रश्न को हम देखें, ठीक है, तो 5 चौक 20, यानी 4 मिनट में 4 मिनट में 4 मिनट में 4 मिनट में आपको एक तरह से लिखना है। 4 मिनट या अधिकतम 4.5 मिनट। तो इसके लिए आपको अलग से रणनीति बनाना होगा और ये देखना होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक पर नजर डालना होगा। मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन बैंक को आप रखिए, उसको देखिए, प्रश्न का खुद एनालिसिस करिए। हमारा एनालिसिस देखने के बाद आप स्वयं क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पॉलिटी में पूछे जाते हैं। आइए अब प्रश्नों को, जो पॉलिटी में प्रश्न पूछा गया है, उन प्रश्नों पर हम जरा गौर करते हैं। तो सबसे पहले जो अभी से पहले 69वीं बीपीएससी 69th बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, मेंस का जो एग्जाम हुआ है, तो मेंस के एग्जाम में क्या कुछ प्रश्न का प्रकृति रहा है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाएगा लघु उत्तरी प्रश्न। एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, और 1 नंबर प्रश्न के कितने भाग हैं? कुल मिला के 5 भाग हैं, यानी छोटे-छोटे प्रश्न हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न, राइट शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए। लघु उत्तर लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम चर्चा कर रहे थे, किसी न किसी रूप में ये सवाल पूछ ही देता है। तो लीजिए, भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत को आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। चूंकि संविधान का संशोधन होते रहता है, कहाँ संशोधन करना है, कहाँ नहीं संशोधन करना है, इस संबंध में लंबा विवाद चला, ठीक है। और विवाद के बाद ये आया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। ध्यान ये रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रभावित नहीं हो। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यह संविधान में कहीं परिभाषित नहीं है, परंतु समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया या न्यायिक निर्णय दिया, उससे पता चला कि मूल ढांचा क्या है। तो जैसे व्यक्ति की गरिमा हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, अनुच्छेद 21 हो गया, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये सब संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जुडिशियरी, ऐसे लगभग 20-22 आइटम्स हैं जिनको कि मूल ढांचे के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको इसको देखना है, समझना है और इसको लिखना है। शॉर्ट में कितना ही लिख सकते हैं, सिर्फ आप नंबर ही गिना सकते हैं। तो मान लिया जाए कि 4 लाइन आप लिखे कि संविधान, भारतीय संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत कहीं परिभाषित नहीं है, परंतु समय समय पर सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक निर्णय है उससे कुछ संविधान के पहलुओं को मूल ढांचे के रूप में पहचान की गई है जो निम्नलिखित है। इतना ही लिख सकते हैं। अगर 8, 10, 12 भी पॉइंट आप गिना दिए, समझिए आपका आंसर कंप्लीट है। चूंकि लिखना क्या है, आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि लिखना कितना है। तो लिखना है, आप कम से कम 1 पेज लिखेंगे, 1 पेज लिखेंगे और समय मिलेगा आपको 4.5 मिनट। तो 4.5 मिनट में आप कितना लिख सकते हैं ये आप देख लीजिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, इज रिजर्वेशन
फॉर इकोनॉमी वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस जस्टिफाइज, क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो जिनको कहा जाता है स्वर्ण रिजर्वेशन, ठीक है, हालांकि ये स्वर्ण रिजर्वेशन नहीं है बल्कि यह अनारक्षित वर्गों को दी जाने वाली रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस से संबंधित क्या आरक्षण तर्कसंगत है, ठीक है, तो आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, किन्हें मिलना चाहिए, इन सब पहलुओं पर गौर करेंगे। और चूंकि संसद से पारित हुआ है तो निश्चित तौर पर इसके संबंध में पुख्ता तर्क हैं, तो इसको आप अध्ययन करेंगे और इसका प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि तर्कसंगत है या नहीं, ठीक है। आपको पॉजिटिव लिखना है यानी तर्कसंगत है, कुछ इसकी खामियां है उसको भी उजागर करते हुए लिखेंगे। अब है तीसरा है कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो देखिए ये कितना बड़ा सवाल है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी वर्णन करना है और उसका एक तरह से क्रिटिकल एग्जामिन भी करना है। तो कैसे हो सकता है, तो संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है, हम जानते हैं कि संविधान संशोधन की एक सामान्य प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसके अंतर्गत सामान्य बहुमत से किया जा सकता है। और बाकी जो 368 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है, इसके अंतर्गत दो होता है, एक होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, और दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति, ठीक है। तो इस तरह संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन आप कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में करना होगा, एक पेज से अधिक तो लिख नहीं पाएंगे, तो उसी प्रकार से इसका स्ट्रेटजी बनाना होगा। अब आइए जो तीसरा जो चौथा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ये ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो प्रिम्बल को लिखना है और इस प्रकार से भारतीय संविधान की व्याख्या करती है, ठीक है। तो ये व्याख्या को बतलाती है, ठीक है। जब भी कभी संविधान के अर्थ या उद्देश्य पर विवाद होता है तो यहाँ पर प्रिम्बल को देखा जाता है, ठीक है। तो प्रिम्बल आपको न सिर्फ याद होना चाहिए बल्कि एक एक शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। अब पांचवा सवाल, आइए क्वेश्चन नंबर 1 का ही पांचवा सवाल है, ठीक है, कि डिस्क्राइब हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग द इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। जातीय जनगणना किस प्रकार बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन कीजिए। क्योंकि हाल ही में बिहार में जाति गणना हुआ था, तो ये कैसे प्रभावित करेगी, इसके बारे में तैयारी करिए, लिखिए। दूसरा सवाल है डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट, डिस्कस देयर चेंजिंग रोल इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, ठीक है। भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए, वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। अब देखिए ऐसे सवाल कभी पूछा नहीं गया था और ये पूछ रहा है, राष्ट्रपति पर सवाल पूछा जाता था और इसके साथ प्रधानमंत्री को जोड़ दिया। तो हम जानते हैं कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति कोई कार्य खुद से नहीं करता है बल्कि उनका कार्य जो है प्रधानमंत्री और जो इनके मंत्रिमंडल होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की क्या संबंध है, इसको जब संसद और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा पता चलेगा और उसी संदर्भ में जो भूमिका बदलाव वर्तमान में हुआ है, जो देखे खास करके मोदी जी के समय में, उसको देखना है और उसके बारे में लिखना है। फिर देखिए फेडरलिज्म पर है, इंडियन फेडरलिज्म इज फंडामेंटली रूटेड इन टू साइमल्टेनियस परस्यूट इन नेशनहुड, an embrace of state-based cultural diversities and a commitment to the larger Indian political community. Examine critically the nature of Indian model of federalism in the light of the above statement. ठीक है, यानी एक स्टेटमेंट दिया गया है, भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के साथ दो प्रयासों में निहित है। क्या क्या है, तो राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय
के प्रतिबद्धता। उपरोक्त कथन के आलोक में संघवाद संघवाद ये संघवाद है संघवाद के भारतीय मॉडल की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी यहां दो चीज है। भारत में भारत का जो राष्ट्रीयता है, जो राष्ट्रवाद है, वो दो चीज से मिलकर बना है। एक तो जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, और दूसरा है बड़े राजनीतिक समुदाय, जैसे कि हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय। तो इन प्रतिबद्धताओं के बीच कैसे संघवाद जो है प्रयास करता है, ठीक है, और यह भारत का एक अपना मॉडल है। तो इसके संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन आसान है, लेकिन पूछने का जो ढंग है इतना लंबा चौड़ा पूछ दिया है, इससे लगता है कि बहुत भारी क्वेश्चन है। तो इसको आप देखिए, समझिए और लिखिए। चूंकि यह मैं सिर्फ क्वेश्चन की प्रकृति दिखा रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं। डिटेल के लिए मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन में आइए। डिस्कस एंड एनालाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार from the point of view of the fulfillment of the national interest specifically, ठीक है। तो बिहार में जो गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित एवं विश्लेषित कीजिए। ये वर्तमान में जो बिहार में गठबंधन हुआ है, तो जैसे आप सुनते होंगे डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में जो सरकार है वही अगर राज्यों में सरकार हो तो उस राज्य का विकास अधिक होता है, ठीक है। जबकि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार हो और राज्य में कुछ अलग है तो दोनों के बीच खींचतान के कारण विकास थोड़ा बाधित होता है। तो इसी से संबंधित सवाल पूछा गया है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सवाल है तीसरा, तो आपने क्या देखा कि यहाँ भी अब जो है, पहले क्या होता था, क्वेश्चन 4 या 5 पूछ दिया जाता था, अब उसमें से कोई भी चुनकर लिखना होता था। अब वैसा नहीं, अब थोड़ा सा इसमें कंट्रोल किया गया। कंट्रोल क्या किया गया कि अब दूसरा प्रश्न ये है तो या तो दूसरा लिखिए, या दूसरा अगर वो नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर इसको लिखिए, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा में ये लिखना है, और ये अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर आप ये लिखिए, अथवा वाला क्या है, इलुसिडेट एंड इवेल्यूट द लेवल गवर्नमेंट, लोकल होगा, लोकल गवर्नमेंट एंड इट्स वर्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द पंचायती राज एंड द सिटी इंस्टीट्यूशन विद द एग्जाम्पल फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल इन बिहार, ठीक है। तो हिंदी में देखिए, स्थानीय स्वशासन एवं उसकी कार्य पद्धति को पंचायत राज तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातली स्तर से उदाहरणों के साथ स्पष्ट मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, पंचायती राज सिस्टम से ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित सवाल है, तो यहां से आपको पूछा गया है, और इसकी अगर तैयारी रहेगी तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। फिर आइए 68वीं बीपीएससी में, 2 बीपीएससी का क्वेश्चन आपको दिखाना चाह रहा हूं, एक 69वीं दिखा दिया, 68वीं आई। तो 68वीं में क्या है, ठीक उसी तरह से जो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, वो राइट शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। यानी नीचे दिए गए प्रश्नों का लघु उत्तर लिखिए। पहला क्या है, तो पहला है भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता का आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए, ठीक है। यानी यहाँ जो भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, वो गतिशील है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता हमने सिलेबस में भी दिखाया था कि किस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता से यानी सेकुलरिज्म से सवाल पूछा जाता है, तो यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। फिर देखिए, भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, यानी क्षेत्रीय, लोकल, रीजनल पॉलिटिक्स प्ले रोल इन इंडिया, निभाता ही है। क्योंकि भारत में काफी डाइवर्सिटी है, बिहार की कुछ अलग जरूरतें हैं, साउथ की कुछ अलग जरूरतें हैं,
वहीं पर कश्मीर या जो नॉर्थ ईस्ट की अलग जरूरतें हैं, तो उस अनुसार से लोकल पॉलिटिक्स भी काफी महत्वपूर्ण रोल व्याख्या करती है। चलिए, ये सवाल है। नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान के सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो तो इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों से सवाल एक तरह से मिलाकर पूछा गया है, तो यहां से आपको लिखना है सवाल मिलाकर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, चूंकि ये सब शॉर्ट प्रश्न है, 4.5 मिनट में लिखना है, याद रखिए, एक पेज से अधिक लिख नहीं सकते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, इसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, तो ये कहां से आया? तो हम जैसा कि जानते हैं अनुच्छेद 13 से आया है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, तो वहां से पूछा गया है। चलिए, ये सवाल हमेशा पूछा जा रहा है, इसको आप देख लीजिए। बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है। सुधार तो देखा ही है, क्योंकि पहले बहुत डवाडोल स्थिति रहता था और सरकारें अस्थिर हुआ करती थी, राष्ट्रपति शासन लग जाता था। अब जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट है, तो इसी से सवाल पूछा गया है। अब दूसरा आइए, क्षेत्रीय परिषद है ना, भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों का भी जिक्र है। ठीक है, पूर्वी परिषद, पश्चिमी परिषद, ठीक है, पूर्वोत्तर परिषद, तो इसको पढ़ना है, लक्ष्मीकांत के बुक में मिल जाएगा, और वहां से सवाल है। इसकी प्रकृति और कार्यशैली के बारे में पूछा गया है, इसको आप देखिए और प्रश्न लिखिए। अब आ जाइए, अगर ये प्रश्न लिखना चाहते हैं ठीक है, अगर वो नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर आ जाइए यहाँ अथवा। अथवा में क्या पूछा गया है? जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है। भारतीय राजनीति में जाति एक भूमिका निभाती है। दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। अब पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या विकास का तर्क जाति चरित्र को कमजोर करता है? ने कारण दीजिए। हमेशा बीपीएससी में जाति से संबंधित सवाल पूछा जाता है कि किस प्रकार से बिहार की राजनीति में जातिवाद एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में आता है। तो इस पर एक तैयार कर लेना है, बना बनाया नोट से ये क्वेश्चन लिखा जाएगा। उसके बाद जैसा कि हमने बताया था, चुनाव आयोग से भी, चुनाव आयोग और चुनाव, इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दशकों से चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बिहार में सेशन, चूंकि टीएन सेशन जो चुनाव आयुक्त बनकर आए थे, काफी सुधार हुआ था। तो सेशन के पहले, टीएन सेशन से पहले और टीएन सेशन के बाद के चुनावों के संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर को कारण दीजिए। लोकतंत्र को मजबूत करने में यह कैसे योगदान देता है? यह लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे योगदान देता है? तो इस संबंध में आपको स्पेशल किताब में देखना होगा, जहां सेशन के बारे में, टीएन सेशन के बारे में, उससे पहले की चुनाव प्रणाली है उसको कैसे बदलाव आया है, या इसका नोट्स जो है आपको सीनियर की मदद से बनाना होगा। कोचिंग संस्थानों में इस प्रकार के नोट्स बनाए जाते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये प्रश्न नहीं लिखना चाहते हैं तो अथवा में देखिए, अथवा में राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए तथा संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। मैंने बताया था कि राज्यसभा से प्रश्न पूछा जाता है, तो
राज्यसभा से प्रश्न आप लिखिए। राज्यसभा के बारे में भी हम हमारे पास एक बहुत अच्छा बना बनाया नोट्स है, इस संबंध में हम क्लास लेंगे, बताएंगे। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? कुल मिलाकर हमने देखा कि पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी जो कि जीएस पेपर 2 का सेक्शन पहला है, ठीक है। इसमें आपको 3 प्रश्न लिखना है। 3 प्रश्न, तीनों प्रश्न 38 नंबर करके होंगे, 38 नंबर करके होंगे। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लेकिन पहला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में एक ही प्रश्न के 5 भाग होंगे, यानी 5 छोटे छोटे लिखना है, ठीक है। तो ये 7.5 नंबर, लगभग 7.5 नंबर, 7.5 नंबर, 7.5 नंबर, 7.5 नंबर, 7.5 नंबर। तो ये आपको लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न को लिखने में आपको 4 से मैक्सिमम 5 मिनट का समय लगाना है। और इधर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 22 मिनट लगाना है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो सेक्शन है पॉलिटी, वो 114 अंकों का है। अगर अच्छी से तैयारी किया जाए तो इस सेक्शन के अंतर्गत 80 प्लस नंबर लाया जा सकता है। अगर 80 प्लस नंबर इसके अंतर्गत आप ले आए, समझिए कि आप मेंस परीक्षा में एक अच्छी बढ़त हासिल कर ली है, जो कि आपको जो फाइनल स्कोर है उसमें आपको वृद्धि कर देगा। फलता क्या होगा, यह ना सिर्फ आपको यूपीएससी सिलेक्शन में मदद करेगा, बल्कि ये अच्छे पोस्ट दिलाने में भी मदद करेगा। तो आज के मार्गदर्शन सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमने आपको डिटेल्स सिलेबस को एनालिसिस करते हुए बताया। आशा है आपको बीपीएससी की तैयारी के क्रम में जो आप रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति को बनाने में हमारा यह वीडियो काफी लाभदायक होगा। अगर इस सेगमेंट से जुड़े हुए कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डालकर पूछ सकते हैं, और अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर ज्यादा पसंद आया तो अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार हम मार्गदर्शन सीरीज का तीसरा भाग लेकर जल्द ही हाजिर होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।